सो लेट्स स्टडी अबाउट यूज ऑफ ग्राफ इन इक्विलिब्रियम, है ना। हम आज पढ़ेंगे कि ग्राफ के माध्यम से इक्विलिब्रियम को कैसे समझा जाए। सो अंडरस्टैंडिंग, ये लैंग्वेज जो हम लिखते हैं कई बार बहुत आसान आपको मालूम प्रतीत हो सकती है, बट ये आसान रहे उतना ही अच्छा है ना। सो ज्यादातर मैं कोई कॉम्प्लेक्स न तो शब्दों का प्रयोग करना चाहता हूं और ना ही करता हूं। सो अंडरस्टैंडिंग इक्विलिब्रियम, अंडरस्टैंडिंग ताकि सबको आसानी से बात समझ में आ जाए। अंडरस्टैंडिंग इक्विलिब्रियम यूजिंग ग्राफ्स, है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान, एकदम आसान। एक बार में समझने से बात समझ आ जाएगी। देखो कैसे ग्राफ की मदद से इक्विलिब्रियम को कैसे पकड़ा जाए या कैसे समझा जाए। तो इक्विलिब्रियम क्या है, अगर ठीक से समझना है तो पहले तो पीछे के लेक्चर्स जो केमिकल इक्विलिब्रियम के हैं वो समझ लीजिए, तभी आप फिर ये सब समझ पाएंगे। और अगर आप इक्विलिब्रियम ऑलरेडी जानते हैं तो तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहले तो ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम केवल ऐसे रिएक्शंस के लिए बात होती है जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। तो पहले तो यही बात स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात कि जब इक्विलिब्रियम होता है, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है तो इन दैट स्टेट हम बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये तो पहली बात है। अब कोई यही ना जाने कि भाई ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है। तो अगेन पीछे के लेक्चर्स को एक बार रिवाइज करें, जो केमिकल इक्विलिब्रियम का बेसिक लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, उसमें ये सारी बातें दी हुई हैं। तो इक्विलिब्रियम पर दो बातें हो जाती हैं, एक तो दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इक्वल हो जाती है। दूसरी बात, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितने खर्च होते हैं उतने बन भी जाते हैं। मीन्स वंस द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अराइव्ड, देयर इज नो फर्दर चेंज इन द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, है ना। तो एट इक्विलिब्रियम concentration of reactants oblique products becomes fixed मतलब no further change। लेकिन एक कई बार यहां छोटी सी गलती बच्चे कर देते हैं। क्या? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इक्विलिब्रियम के बाद कोई चेंज नहीं होता, ये तो ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन आपस में सेम हो ये जरूरी नहीं है। कई बार मन में क्या आता है कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर हैं, और चलताऊ भाषा में या थोड़ी सी लापरवाही में ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ तो ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर हो गए तो इनके कंसंट्रेशन भी बराबर हो गए। ऐसा नहीं है। कंसंट्रेशन इक्वल हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, यानी कंसंट्रेशन पर कोई कमेंट ही नहीं करना है। कंसंट्रेशन पर कोई कमेंट हमें नहीं करना है। अब कंसंट्रेशन क्यों जरूरी नहीं कि बराबर हो, उसका रीजन है। तो जो तीसरी बात हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन फिक्स तो हो जाते हैं, बट कंसंट्रेशन आपस में सेम होंगे या नहीं होंगे, कुछ भी हो सकता है ना। तो कंसंट्रेशंस ऑफ reactant
ऑब्लिक प्रोडक्ट may not be same। अब कोई ऐसे पूछ ले कि सर अच्छा कब बराबर होंगे, कभी ऐसा हो सकता है बराबर हो, या कभी ऐसा हो सकता है कि बराबर ना हो, ऐसा कब? थोड़ा सा अगर इसको और एक्सप्लेन कर देते तो और अच्छा समझ में आ जाता। देखो कर सकते हैं हम लोग एक्सप्लेन। कैसे? अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें बच्चों, जैसे ये कंसंट्रेशन वाला मसला समझने के लिए थोड़ा सा लॉ ऑफ मास एक्शन पर आते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या बताता है? रेट लॉ लिखना सिखाता है। तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे? अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate constant of forward reaction into concentration of reactant, ऐसे लिखते हैं। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करी जाए तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने क्या सीखा था कि हमें रिएक्शन के बस रिएक्टेंट से मतलब है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वही रिएक्टेंट है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट का काम करता है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन अब ये वाली इस डायरेक्शन में हो रही है। तो जहां से शुरुआत करते हैं उसी को रिएक्टेंट बोल देते हैं। तो बैकवर्ड रिएक्शन यहां से इस डायरेक्शन में हो रही है, दिस इज बैकवर्ड एंड दिस इज फॉरवर्ड। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो प्रोडक्ट है वही तुम्हारा रिएक्टेंट का काम करेगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब चूंकि इक्विलिब्रियम एक ऐसा मोमेंट होता है जहां पे ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो फिर ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट पेज में करते हैं। सो एट इक्विलिब्रियम चूंकि आर फॉरवर्ड और आर बैकवर्ड हो जाता है सेम, और आर फॉरवर्ड क्या लिखे? के फॉरवर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और आर बैकवर्ड में क्या लिखे? के बैकवर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर आपका ये के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड सेम है तब ये दोनों सेम हो सकते हैं, और ये दोनों अलग अलग हैं तो ये दोनों भी अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, ये तो एक बात है, एक और चक्कर रहता है क्या? ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन, इसमें पावर का भी झंझट रहता है ना। अगर मान लीजिए रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो गए और उसमें किसी में कुछ पावर है, किसी में कुछ पावर है, या एक भी रहा और कोफिशिएंट उनके अलग अलग हुए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, तो भी परेशानी है ना। तो इसलिए रिएक्टेंट का जो क्या कहते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऐसा बराबर रखने की भूल नहीं करना है। क्या बराबर हो जाएगा? ये तो बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसे कहे कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ये बराबर हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर गलत है ना। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये हो भी सकता है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कभी नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम इसको लेकिन एक स्टैंडर्ड नहीं मान सकते। ओके, तो इक्विलिब्रियम की बेसिक स्टडी हमें समझ आ गई कि इक्विलिब्रियम पर दोनों साइड की जो रिएक्शंस होती हैं उनके रेट सेम होते हैं, कंसंट्रेशन फिक्स्ड हो जाते हैं, उसके बाद बदलेंगे नहीं, कांस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर हो ऐसा भी नहीं है। और अगर डिटेल में ये समझना है इक्विलिब्रियम, तो इसका फर्स्ट या सेकेंड फर्स्ट लेक्चर देखने से इक्विलिब्रियम स्पष्ट हो जाएगा। अब चलो जरा ग्राफ को समझें। तो हमें मेनली दो तरह के ग्राफ पढ़ने, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, और एक पढ़ेंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो
अपने को जो ग्राफ पढ़ने हैं, एक ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे रेट वर्सेस टाइम, और जो दूसरा ग्राफ पढ़ेंगे दैट इज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. So let's do that. Yes. Okay, so let's do the first type of graphs, which are rate versus time graph. Rate versus time graphs. तो इस सेक्शन में हम आपको 5-6 तरह के ग्राफ बनाएंगे, फिर देखेंगे कि किसका क्या लॉजिक है. तो सबसे पहले हम 4 ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. आप लोग भी बच्चों मेरे साथ साथ ड्रॉ करते चलें, अच्छा रहेगा. वी आर ड्रॉइंग 4 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. ये पहले की एक्सेस हो गई. नेगेटिव एक्सेस बनानी नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को हम नेगेटिव नहीं लिखते हैं, ना ही टाइम को नेगेटिव लिखते हैं. इसलिए मैंने केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को पॉजिटिव एक्सेस में ही लिया है, नेगेटिव एक्सेस नहीं लिया है ना ही हॉरिजॉन्टल ना ही वर्टिकल. ओके, जो अपना वर्टिकल एक्सिस है that is representing the rate, and the horizontal axis is representing the time t, है ना. स्मॉल t लिख दिया, मतलब ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस है that is representing the rate. This is obviously 0 rate, 0 time, or the initial instant. ओके, फर्स्ट ग्राफ में जरा गौर करेंगे. एक ये हुआ, ऐसे बनाया मैंने, ये बना दिया, फिर ये बना दिए, और इसके बाद एक सिंपल सीधी लाइन ड्रॉ कर दिए विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस और रिप्रेजेंटिंग अ कांस्टेंट रेट, और यहां भी वही किए, यहां भी वही किए. ठीक है, तो ये जो है अपने, this is graph number 1, this is the second graph, this is graph number 3, and this is your fourth graph. In the first graph, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, ये वाला जो पार्ट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को. यह पहला ग्राफ थोड़ा और आसान बनाते हैं. ये रेट ऑफ बैकवर्ड है, नहीं ठीक ही था, पहले ही ठीक था. ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है और ये रेट ऑफ बैकवर्ड है. ऐसे ही यहां पर पलट देते हैं, ये रेट ऑफ बैकवर्ड है और ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है. यहां भी पलट देते हैं, यहां ऐसे ही लिखते हैं. ये पहला और तीसरा, उसमें रेट जो है एक ही जैसे लग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है बस. और सेकंड और फोर्थ में भी जो रेट्स हैं वो एक जैसे लग रहे हैं, बस थोड़ा सा एक फर्क है. फर्क ये है कि यहाँ पर ये जो दूसरा हिस्सा है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ऊपर के दोनों ग्राफ में, फर्स्ट और सेकंड में. थर्ड और फोर्थ में वो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, बस यही फर्क है. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. जरा गौर करिए, एक ग्राफ का मतलब समझते हैं.
इस फर्स्ट ग्राफ में ऐसा लिखा हुआ है कि व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 मींस व्हेन यू स्टार्ट द रिएक्शन, तब रेट फॉरवर्ड बहुत ज्यादा है, ऊपर है, और बैकवर्ड का रेट कुछ है ही नहीं, मतलब 0 है। धीमे धीमे एज द टाइम इज पासिंग बाई, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घटता चला जा रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता चला जा रहा है। एक मोमेंट ऐसा आया जब दोनों रेट्स कैसे हो गए, सेम हो गए। एक मोमेंट ऐसा आया जब दोनों रेट्स जो है एग्जैक्टली कैसे हो जा रहे हैं, सेम हो जा रहे हैं। और उस मोमेंट के बाद एक सीधी लाइन है, मतलब जो रेट फॉरवर्ड है वही रेट ऑफ बैकवर्ड है, और ये चेंज नहीं हो रहा है। जैसे इस टाइम के बाद दोनों रेट्स में कोई फर्क नहीं आ रहा है, फिक्स हो गए, लेकिन इसके पहले बैकवर्ड का रेट बढ़ रहा है, फॉरवर्ड का रेट घट रहा है। तो ये जो स्पेशल मोमेंट है इस रिवर्सिबल रिएक्शन में, यही स्पेशल मोमेंट इज कॉल्ड एज टी इक्विलिब्रियम। दिस इज टी इक्विलिब्रियम। कैसे, जरा इसको समझें ग्राफ को। इसका मतलब, फर्स्ट ग्राफ का मतलब एक ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें शुरुआत में केवल और केवल आपके पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है ही नहीं। तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी, अचानक से आप देखेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ही दिखेगा, बैकवर्ड तो दिखेगा नहीं। बट जैसे ही थोड़ा सा रिएक्टेंट डिसोसिएट होके प्रोडक्ट बनाया, तो फिर प्रोडक्ट भी डिसोसिएट होने लगा, बट वो बहुत धीमे धीमे डिसोसिएट होगा क्योंकि उसकी मात्रा बहुत कम है। ग्रेजुअली रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा, तो रिएक्टेंट का डिसोसिएशन भी घटता चला जाएगा। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन धीमे धीमे लो होती चली जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन धीमे धीमे बढ़ती चली जाएगी। और बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब दोनों सेम हो जानी है, और वही जो टाइम रहता है दैट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और उसके बाद मतलब इस पूरे सिस्टम में इस पॉइंट के बाद क्या होता है, आर फॉरवर्ड और आर बैकवर्ड सेम रहते हैं। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन इसमें स्पेसिफिक बात क्या है, इसमें स्पेसिफिक बात अगर हम लिखना चाहें तो एट टी इक्वल टू 0 हमारे पास क्या क्या है, रिएक्टेंट तो है लेकिन प्रोडक्ट नहीं है। शुरुआत में केवल रिएक्टेंट है, बस प्रोडक्ट नहीं है। धीमे धीमे प्रोडक्ट बनना शुरू होगा तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन भी 0 से ऊपर जाएगी। अच्छा, यहां देखो क्या है, यहां पर क्या है। इस रिएक्शन को अगर गौर से देखें तो आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि द मोमेंट रिएक्शन स्टार्ट्स, अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, जैसे लिखा मैंने, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट। पहले में भी इस तरह से लिखते तो ज्यादा बेहतर लगता। एनीवेज, एट टाइम t इक्वल टू 0। अब जरा गौर करिए, बैकवर्ड रिएक्शन t इक्वल टू 0 पर तो है क्योंकि उसका तो रेट इतना ऊपर है, लेकिन फॉरवर्ड का कोई रेट ही नहीं है। t इक्वल टू 0 पे 0 रेट है फॉरवर्ड का, और धीमे धीमे समय बढ़ा आगे तो फॉरवर्ड का रेट धीमे धीमे बढ़ना स्टार्ट हुआ, बैकवर्ड घटना स्टार्ट हुआ। यानी t इक्वल टू 0 पर अब रिएक्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट है। t इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट है। तो अब ये जो रिएक्शन है वो पहले बैकवर्ड डायरेक्शन में तेजी से होगी, फिर धीमे धीमे फॉरवर्ड भी आना स्टार्ट होगा। तो हम कहेंगे इसमें कि इक्विलिब्रियम इज अराइव्ड फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन, इसमें कहेंगे इक्विलिब्रियम इज अराइव्ड फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन। और यहां भी फिर क्या है, वही बात है कि धीमे धीमे प्रोडक्ट खर्च होना स्टार्ट हुआ, रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हुआ, तो रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हुआ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन होने लगी, और धीमे धीमे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट बढ़ने लगा, बैकवर्ड का रेट घटने लगा।
एक समय ऐसा है जब दोनों रेट सेम हो गए, और उसके बाद तो सेम ही रहे, क्योंकि उसके बाद तो चेंज होना नहीं है। अब जरा थर्ड को देखो, थर्ड और फोर्थ दोनों को देखें। थर्ड और फोर्थ दोनों में ऐसी बात है कि भाई t इक्वल टू 0 पर ना ही फॉरवर्ड का रेट 0 है, ना ही बैकवर्ड का रेट 0 है। थर्ड और फोर्थ दोनों में ना ही फॉरवर्ड का रेट 0 है, ना ही बैकवर्ड का रेट 0 है। किसी को भी देख लें, 0 तो कोई है ही नहीं। जैसे थर्ड को ही देखें तो बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट है और फॉरवर्ड का भी रेट है। तो तीसरा और चौथा जो ग्राफ वो तब मिलेगा जब अपने पास रिएक्टेंट भी इनिशियली प्रेजेंट होगा और प्रोडक्ट भी इनिशियली प्रेजेंट होगा। हाँ, एक कम ज्यादा हो सकता है, कोई रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है, प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है। अब जैसे यहां पर देखें, थर्ड में देखें, तो अगर हम रिएक्शन लिखें, जैसे यहां पे लिख देते हैं रिएक्टेंट से बनना है अपना प्रोडक्ट, तो थर्ड में भी और फोर्थ में भी अगर t इक्वल टू 0 की चर्चा की जाए तो रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है। यानी इनिशियली रिएक्शन मिक्सचर है, इनिशियली प्योर सब्सटेंस नहीं है। रिएक्टेंट भी मौजूद है, प्रोडक्ट भी मौजूद है, तभी तो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन की रेट नॉन जीरो है। अब यहां पर क्या है, यहां पर शुरुआत में फॉरवर्ड का रेट बहुत ज्यादा है, बैकवर्ड का बहुत कम है। मतलब फॉरवर्ड का बहुत ज्यादा है, बैकवर्ड का बहुत कम है, तो यहां पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन से अचीव होगा। धीमे धीमे क्या होगा, रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट साइड से रेट भी बढ़ेगा। एक समय आएगा जब दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम। तो इसी टाइम को हम क्या बोल देंगे, टी इक्विलिब्रियम। ऐसे यहां भी, यहां पर क्या है, उल्टा है। कैसे उल्टा है, उल्टा यूं है कि अब शुरुआत में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है, तो प्रोडक्ट साइड से रेट ज्यादा है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा है फॉरवर्ड से। अब धीमे धीमे क्या हो रहा है, बैकवर्ड का रेट घटेगा, फॉरवर्ड का बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो फिर इसके लिए आर फॉरवर्ड और आर बैकवर्ड सेम हो गया। और यहां भी क्या हुआ, आर फॉरवर्ड आर बैकवर्ड सेम हो गया। कंप्लीट, डन। सर थर्ड में रिएक्टेंट का एक्टिव मास ज्यादा होगा ना? हाँ। अब देखो, इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि एक्टिव मास ज्यादा हो रिएक्टेंट का, के भी ज्यादा हो सकता है। जैसे रेट में तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं ना, यहां तो ये पक्का है कि प्रोडक्ट 0 है और यहां ये पक्का है कि रिएक्टेंट 0 है। लेकिन यहां रेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन ज्यादा है, उसके लिए के भी देखना पड़ेगा, है ना। देखो हम बताते हैं, आगे बताते हैं। इसको लिख लो पहले। अब एक और बहुत छोटी सी बात है, बट बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि फर्स्ट और सेकंड ग्राफ में, अगर फर्स्ट ग्राफ की बात करें तो शुरुआत में देयर इज नो प्रोडक्ट, क्योंकि रेट एकदम 0 है। और सेकंड रिएक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन एकदम 0 है, मतलब देयर इज नो रिएक्टेंट। लेकिन थर्ड और फोर्थ में अगर देखें तो थर्ड में देखेंगे तो t इक्वल टू 0 पर फॉरवर्ड का रेट ज्यादा है, यानी रिएक्शन आगे तेजी से जा रही है। बैकवर्ड का रेट थोड़ा नीचे है ना भाई, ये लेंथ और ये लेंथ में फर्क है ना, तो फॉरवर्ड का रेट ज्यादा हो गया, बैकवर्ड का रेट कम हो गया। तो फॉरवर्ड का रेट डिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर, बैकवर्ड का रेट डिपेंडेंट होता है किस पर, प्रोडक्ट के एक्टिव मास पर। तो अगर फॉरवर्ड का रेट ज्यादा है तो हमें ऐसा लगेगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन शुरुआत में ज्यादा होना चाहिए और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन शुरुआत में कम होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी हो सकता है, जरा समझें अगले पेज में। थर्ड समझ जाएंगे तो वैसा ही फोर्थ भी है। लेकिन थर्ड और फोर्थ में ये तो तय है कि शुरुआत में ही
रिएक्टेंट भी प्रेजेंट था और प्रोडक्ट भी प्रेजेंट था, कोई जीरो नहीं एटलीस्ट। जरा गौर करें, अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? के फॉरवर्ड यानी रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर अगर हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखें तो रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे हमें लिखना पड़ता है। दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। अब जैसे t इक्वल टू 0 पर देखें कि भाई चलो R फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन R बैकवर्ड, तो R फॉरवर्ड ग्रेटर देन R बैकवर्ड का मतलब हुआ कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है KF और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का, दैट मस्ट एक्सीड दिस अनदर मल्टीप्लीकेशन ऑफ KB एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बस वैल्यूज तो रखें। अब ये पता है कि टाइम t इक्वल टू 0 पर ना ही रिएक्टेंट 0 है और ना ही प्रोडक्ट 0 है। तो ये हिस्सा LHS बड़ा हो, ये बड़ा होने का ये मतलब नहीं है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से स्ट्रिक्टली बड़ा हो। कैसे? अगर मान लीजिए ये हिस्सा छोटा भी है इससे, बट KF बहुत बड़ा है तो भी ये बड़ा हो जाएगा। KB अगर KF KB से बड़ा है तो भी ये बड़ा हो सकता है ना? तो अगर इनिशियली देयर इज मीन्स बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन द कंटेनर, तो जिस रिएक्शन का रेट ज्यादा है उसके करस्पॉन्डिंग चाहे रिएक्टेंट की बात करें या प्रोडक्ट की, जैसे RF ही ज्यादा है, शुरुआत में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है, तो क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से ज्यादा हो? ऐसा कहना जरूरी है? तो आप कहेंगे नॉट ऑलवेज ट्रू। कैसे ट्रू नहीं होगा ऑलवेज? जरा गौर करें। जैसे हमने कहा कि भाई KF, जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमने लिखा से 0.1 और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमने लिखा से 0.2, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से कम हो गया। लेकिन यहां मैंने लिख दिया 3 × 10⁻³ और यहां लिख दिया केवल 10⁻³ गौर करेंगे जरा। ये बच्चों है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और ये बच्चों है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन छोटा है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से, 0.1 0.2 से छोटा है। ये है KF और ये है KB। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? नेट रिजल्ट तो इनइक्वालिटी तो मेंटेन रही, इनइक्वालिटी तो मेंटेन रही, लेकिन जो दूसरी इनइक्वालिटी थी वो पलट गई। तो हमें अच्छे से इस बात को दिमाग में रखना है कि अगर शुरुआत में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट हैं, तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से हो रही है तो इसका मतलब ये हमेशा नहीं है कि रिएक्टेंट ज्यादा होना चाहिए। रिएक्टेंट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किस पर? KF और KB पर, KF और KB पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर एक साइड मतलब एक हिस्सा 0 ही है ना, जैसे रिएक्टेंट ही मान लो 0 हो गया, तो
इनिशियली तो रेट ऑफ फॉरवर्ड जीरो ही आएगा, के एफ कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ना है। एक हिस्सा जीरो हो गया तो आर एफ तो जीरो होना ही, तो नेचुरली फिर प्रोडक्ट ही है, रिएक्टेंट नहीं है। तो वैसे तो हम लोग सारी बातें समझ ही लिए, फिर भी चाहे तो 2 लाइन लिख लें तो ठीक रहता है ना। चूंकि अभी समझ लिए, लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे तो मे बी कि आप खा पी जाएं कि सर ने क्या समझाया था, क्या बताना चाहते थे। तो थोड़ा सा ये अगर हम लोग लिख लें कि इफ इनिशियली बोथ रिएक्टेंट्स, या केवल चलो रिएक्टेंट्स भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट then ऐसे करते हैं कि कंपैरिजन ऑफ आर एफ एंड आर बी डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट थिंग है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस, और दूसरा जो पैरामीटर है दैट इज कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, एक्टिव मास भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्टिव मास लिखने से कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर सब कुछ कवर हो जाएगा। सो द सेकेंड पैरामीटर इज एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट। जब ये दोनों पता होंगे तभी आप कंपेयर कर पाएंगे कि कौन बड़ा है आरएफ और आरबी में और कौन छोटा है। अगर इनमें से एक भी बात गोल है तो फिर आप ये क्लियरली नहीं कह सकते। केवल एक्टिव मास के बेसिस पर आप नहीं बता पाएंगे कि आरएफ और आरबी में कौन ज्यादा है ना। तो दोनों का प्रेजेंस मस्ट है, बोथ must be known. तो 4 graphs we have completely understood. Now कुछ और ग्राफ जरा करते हैं रेट वर्सेस टाइम में, देखते हैं कि उनका क्या मतलब है। 4 ग्राफ बच्चों में और बना रहा हूं है ना। सो लेट्स ड्रॉ 4 more graphs. यहां भी वही है बच्चों कि चूंकि हम लोग रेट वर्सेस टाइम ग्राफ को ही अभी स्टडी कर रहे हैं, तो अपना वर्टिकल एक्सेस अभी भी रेट ही है और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है दैट इज टाइम। सो दिस इज रेट, दिस इज टाइम, रेट, टाइम, रेट, टाइम, है ना। सो अगेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर रेट वर्सेस टाइम ग्राफ्स। ओके, अब इन रेट वर्सेस टाइम ग्राफ को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं, जरा गौर से देखेंगे। नंबरिंग कर देते हैं। सो दिस वुड बी, चूंकि 4 ग्राफ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सो दिस वुड बी 5th, 6th, 7th, 8th। तो इन दिस 5th ग्राफ ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, और उसके बाद कर दिया ओके, दिस इज द 5th ग्राफ,
सिक्स्थ ग्राफ कुछ यूं है। थोड़ा सा इसका डिजाइन बदल दे रहे हैं, इसके डिजाइन को ऐसे कर दिए और चलो ऐसे कर दिए। फिर एक और बना लेते हैं। इस डिजाइन को ऐसे कर दिए और इसको ऐसे कर दिए। एक और बना लेते हैं। ओके, हमें बच्चों ये देखना है कि इनमें से मतलब इन ग्राफ का क्या मतलब है। दिस इज द इंस्टेंट ऑफ टी इक्विलिब्रियम, again this is t equilibrium, again this is t equilibrium, and this is also t equilibrium। अच्छा, उसके बाद ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है RF को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है RB को। दिस इज RF, RB, RF, RB, RF, RB। गौर से देखें जरा। पहले इस फिफ्थ ग्राफ को देखें तो ये जो फिफ्थ ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये कभी पॉसिबल है? ये कभी पॉसिबल है? ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद भी या इक्विलिब्रियम के इंस्टेंट पर एट द मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम ये RF और RB सेम नहीं हुए। यहां पर RF और RB अलग ही हुए। RF और RB कांस्टेंट कैसे हो जाएगा और अलग अलग कैसे हो सकता है इक्विलिब्रियम पर? इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहां पर तो क्या हो गया भाई पांचवें में कि एट इक्विलिब्रियम R forward and R backward are not same. This is the case with the fifth graph, so it is wrong. This is the case with the sixth graph also. R forward और R backward इक्विलिब्रियम पर अलग ही रहे, इक्विलिब्रियम पर अलग ही रहे। देखो R फॉरवर्ड क्या हुआ, ये गया, R बैकवर्ड ये गया, तो इक्विलिब्रियम पर अलग ही रहे। तो फिर ये ग्राफ भी कैसा माना जाएगा? रॉन्ग। फर्स्ट फिफ्थ इज रॉन्ग, सिक्स्थ इज रॉन्ग एंड इवन 7 इज रॉन्ग। 7 भी वैसे ही है। R फॉरवर्ड और R बैकवर्ड अलग ही अलग रहेगा इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम पर R फॉरवर्ड और R बैकवर्ड बोथ आर डिफरेंट फॉर graph 5th, graph 6th and graph 7. So all are definitely wrong. Now come to this 8th graph. In the 8th graph, at equilibrium, both R forward and R backward are same. तो इसका मतलब हो जाएगा कि 8th ग्राफ में चूंकि इक्विलिब्रियम पर दोनों ही रेट सेम हैं, at equilibrium R forward is equal to R backward। हम तो यही चाहते हैं, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, काम हो जाएगा। तो मीन्स ये जो अपना 8th ग्राफ है वो करेक्ट होना चाहिए। क्यों भाई, करेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग? नो सर, ये करेक्ट नहीं है। ये इसलिए करेक्ट नहीं है कि चलो ठीक है R फॉरवर्ड R बैकवर्ड तो सेम हो गया, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई दोनों रेट साइमल्टेनियसली बढ़ें? ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। अगर एक साइड का रेट बढ़ता है तो दूसरे साइड का रेट घटना चाहिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों कैसे एक साथ बढ़ सकते हैं? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा ना भाई।
तो ये इसलिए गलत है। सो दिस इज ऑल्सो परफेक्टली रॉन्ग, नॉट राइट। तो यहां पर इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल होने के बाद भी गलत क्यों हो गया? क्योंकि दोनों रेट, फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट, कभी भी एक साथ ना ही बढ़ सकता है ना ही घट सकता है। एक बढ़ेगा तो दूसरे को कंपनसेट करने के लिए घटना होगा। तो यहां पर रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे आर फॉरवर्ड एंड आर बैकवर्ड can't increase or decrease together। ना ही वो एक साथ बढ़ेंगी और ना ही एक साथ घटेंगी। दोनों में उल्टा रिलेशन चलता है, एक का रेट बढ़ता है तो दूसरे का घटता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसलिए ये ग्राफ भी गलत है। इवन इफ दोनों में हमने आर फॉरवर्ड और आर बैकवर्ड को बराबर करके दिखा दिया, बट फिर भी ये ग्राफ कैसा माना जाएगा? दिस इज अ रॉन्ग ग्राफ। ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये तो बड़ा ही ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही जो है कुठाराघात है। तो ये चारों ग्राफ में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सही रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करे। और जो पीछे चार ग्राफ पढ़े थे हमने, वो सारे के सारे करेक्ट थे और रिवर्सिबल रिएक्शन को करेक्टली रिप्रेजेंट करते थे। अब हम लोग कैटेगरी 2 के ग्राफ पढ़ते हैं, विच आर द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो, अब अगर रेट वर्सेस टाइम ग्राफ ठीक से समझ आ गए रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, तो ये समझना बहुत इजी। कैसे? गौर करें। तो यहां भी क्या करते हैं हम लोग, 8 ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बट अब जो वर्टिकल एक्सिस होगा, दैट वर्टिकल एक्सिस वुड बी कंसंट्रेशन इंस्टेड ऑफ रेट। बस यही फर्क है। 4 ग्राफ ड्रॉ करने अपने को। हॉरिजॉन्टल एक्सेस अभी भी टाइम एक्सेस ही है, बट वर्टिकल एक्सेस अब बदलकर कंसंट्रेशन हो जाएगा। ओके, सो पहले टाइम लिख देता हूं, टी स्मॉल टी इन ऑल 4, and this is concentration. Okay, so this is first graph, second, third and fourth। अब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी हम वैसे ही शुरुआत करते हैं जैसे वहां शुरुआत किए थे। तो ठीक वैसे ही ग्राफ बना रहे हैं, तो थोड़ा रिलेट करने में इजी रहेगा मुझे। ओके, अभी जो ऊपर वाला ग्राफ है से ये रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को, और ये रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को। इसको पलट देते हैं, पूरा नहीं लिख रहे, रिएक्ट लिख दिया मतलब ये रिएक्टेंट है, PROD लिख दिया मतलब ये प्रोडक्ट है। यहां भी उसी तरह कर सकते हैं आप लोग। ये दरअसल सीधी लाइंस है, मैं सोच रहा था फ्री हैंड ड्राइंग कर दूं। ओके, लो ठीक है। सो अगेन this is product
and this is reactant. This is reactant and this is product. Now let's see them. चूंकि ये कंसंट्रेशंस हैं और कंसंट्रेशन के बारे में देखो क्या दिख रहा है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घट रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और एक ऐसा मोमेंट आया जहां पर ये दोनों इक्वल भी हो गए, वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम हो गया, एंड आफ्टर दैट मोमेंट देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट। वही बात यहां भी है कि एक ऐसा टाइम आया जब दोनों के कंसंट्रेशन सेम हो गए और फिर उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ, कंसंट्रेशन फिक्स्ड हो गए। वही बात यहां भी है और वही बात फोर्थ में भी है। तो इन चारों ग्राफ में इस तरह का इक्विलिब्रियम है बच्चों कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन एक तो सेम भी हो जा रहे हैं, और दूसरी बात है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम आने के बाद चेंज नहीं हो रहे हैं, फिर कांस्टेंट एक फिक्स सीधी लाइन हो जा रही है, देयर इज नो टेढ़ी मेढ़ी लाइन। तो अब समझें, कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम पर सेम होना ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, या जो मैंडेटरी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, दैट इज दैट एज द इक्विलिब्रियम इज अराइव्ड no further change in the concentration of reactants as well as products। तो वो जो इंपॉर्टेंट या जो मेन कंडीशन है दैट इज फुलफिल्ड इन ऑल दोस फोर ग्राफ्स। हाँ, ये बात अलग है कि अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि भाई दोनों जो है कैसे हो जा रहे हैं, इक्वल भी हो जा रहे हैं। तो इक्वल होने का कोई मतलब नहीं है, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम आने के बाद चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक का कंसंट्रेशन घटे तो दूसरे का बढ़े, ऐसा भी नहीं हो कि दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक ही साथ बढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? एक डिकम्पोज होगा तभी ना दूसरा फॉर्म होगा। तो ये चारों ग्राफ हर लिहाज से करेक्ट है। तो इनमें मेन बात क्या क्या है? पहली बात तो ये है कि आफ्टर टी इक्विलिब्रियम कॉमा concentration of reactant and concentration of product are not changing। दूसरी बात, before T equilibrium one is reducing, एक घट रहा है, and other is increasing। This is also a must condition before T equilibrium, other is increasing। तो चूंकि ये दोनों बातें फुलफिल हो रही हैं यहां पर, तो हम कहेंगे कि सर बहुत ही अच्छे ग्राफ बनाए आपने, चारों ही ग्राफ परफेक्टली करेक्ट हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन ऑल फोर, दीज आर एब्सोल्युटली ओके। सो दिस इज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। लेट्स डू 4 मोर, है ना, 4 और करते हैं। चार ग्राफ बच्चों और बनाते हैं। वहां भी क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है दिस इज टाइम ग्राफ, और जो वर्टिकल एक्सेस है दिस इज कंसंट्रेशन। दिस इज कंसंट्रेशन। So this is your graph number 5th,
6th, 7th, 8th. So let's do very fast. लगभग मैं वैसे ही ग्राफ बनाऊंगा बच्चों जैसे कि हम लोग अभी रेट वर्सेस टाइम में कर रहे थे. बस अब चेक करेंगे कि यहां पर कौन से ग्राफ सही हो रहे हैं और कौन से ग्राफ गलत हो रहे हैं. ओके, सो बहुत अच्छा बन गया ये तो. ओके ओके, और यहां क्या करते हैं कि डन. उसके बाद दिस इज द मोमेंट ऑफ और दिस इज द टाइम व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड. सो दिस इज T equilibrium. This is also T equilibrium, and this is also T equilibrium. जो दो लाइंस दिख रही हैं उसमें एक नेचुरली प्रोडक्ट की है, एक रिएक्टेंट की है. तो P प्रोडक्ट से लिख दिया मैंने और R को रिएक्टेंट लिख दिया है. किसी को भी आप P, किसी को भी R दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ओके, P stands for product and R stands for reactant. Okay, so let's do them. Now come to graph number 5th, whether it is right or wrong. तो पहली बात कि T इक्विलिब्रियम से पहले एक अगर डिकम्पोज होगा तो ही दूसरे का फॉर्मेशन होगा. तो प्रोडक्ट इज डिकम्पोजिंग एंड रिएक्टेंट इज फॉर्मिंग इन नेट रिएक्शन. होता तो क्या है, चूंकि रिवर्सिबल है तो दोनों का ही डिकम्पोजिशन फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली चलता है, बट नेट ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है. ऐसा ही होना चाहिए रिवर्सिबल में. जैसे ही टी इक्विलिब्रियम आया उसके बाद प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ना घटना बंद हो गया. P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड R स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. वो कंसंट्रेशन फिक्स हो गए. चूंकि वो कंसंट्रेशन फिक्स हो गए, होने ही चाहिए, तो क्या ये पांचवा ग्राफ सही है? बिल्कुल सही है. ध्यान रहे, यही अगर रेट ऑफ रिएक्शन होता फॉरवर्ड बैकवर्ड का तो गलत माना जाता. वाई? बिकॉज रेट और फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड को कंपल्सरीली एक होना चाहिए, सेम होना चाहिए आफ्टर इक्विलिब्रियम, और चेंज नहीं होना चाहिए. लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए केवल कितनी सी बात है कि इक्विलिब्रियम से पहले एक बढ़े तो दूसरा घटे, और इक्विलिब्रियम के बाद कोई ना बढ़े ना घटे. वो बराबर हो ना हो उससे कोई लेना देना ही नहीं है. ऐसी सिक्स्थ भी सेम है. इक्विलिब्रियम के पहले एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम के बाद ना कोई घट रहा है ना कोई बढ़ रहा है. ग्राफ नंबर 7, दिस इज रॉन्ग. वाई? इक्विलिब्रियम के पहले दोनों साइमल्टेनियसली कहां से बढ़ जाएंगे? भले इक्विलिब्रियम के बाद दोनों कैसे हो जा रहे हैं, भले इक्विलिब्रियम के बाद दोनों फिक्स हो जा रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन गलत हो गया. 8th भी गलत है. दोनों साइमल्टेनियसली नहीं बढ़ सकते. एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा. अब जैसे एक और 9 बना लें, इस तरह का कोई ग्राफ बना दे भाई, ऐसी जरा देख लो. ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है. ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है. ये भी सरासर गलत है. ये तो क्या हो रहा है, कभी फिक्स ही नहीं हो रहा है. अगर बोला गया कि भाई ये टी इक्विलिब्रियम है तो उसके बाद भी ये बदलते ही चले जा रहे हैं, तो फिर कहां से ये सही हो सकता है? क्योंकि एक बार इक्विलिब्रियम आ जाए उसके बाद कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है बच्चों. सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ. This is all about the graph of reversible reaction before equilibrium, after equilibrium,
दीज आर द 8 ग्राफ्स ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, और इसके पहले हमने 8 ग्राफ पढ़े जो कि रेट वर्सेस टाइम है। तो इसी के साथ ही ग्राफ वाला मामला कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये पक्का कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स हैव अ क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड यूजिंग द ग्राफ। तो एक ग्राफ ही दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और ग्राफ में देखो जरा क्या क्या दे रखा है। ग्राफ में ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम ही है, और ये वर्टिकल एक्सिस बच्चों कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन पूरा नहीं लिखना है तो मैं शॉर्ट में CON और ऊपर एक N लिख देता हूं, तो मतलब समझ में आना चाहिए कंसंट्रेशन है। और ये जो ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं, ये ग्राफ इस रिएक्शन के लिए दिया हुआ है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ। इस ग्राफ में एक हिस्सा ऐसा है, ये सीधा चला जा रहा है, और एक हिस्सा ऐसा है, ये भी सीधा चला जा रहा है। और ग्राफ में ये भी लिखा हुआ है कि दिस इज द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ग्राफ तो ठीक ही लग रहा है, ये ग्राफ तो ठीक ही लग रहा है। और इस ग्राफ में ये B का कंसंट्रेशन है और ये A का कंसंट्रेशन है। अच्छा, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम पर जो A का कंसंट्रेशन है वो ग्राफ के माध्यम से मैं दे दिया है दैट दिस इज से 0.5 मोलर। अच्छा, एक चीज और कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, से दिस वे। ऐसा क्यों शिफ्ट किया भी समझ में आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम पर B का भी कुछ कंसंट्रेशन लिख लेते हैं, से दिस इज 0.4 मोलर। So graph is given for this reversible reaction. Graph is given for reversible reaction और पूछा गया है find K equilibrium. This is the very simple question. देखें सॉल्यूशन। हाँ भाई बोलो। सर एक डाउट। हाँ सर B का 0.4 मोलर कैसे होगा? वो तो ज्यादा होगा ना। हाँ सर, ये तो भी आएगा। अरे ये थोड़ा सा एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई मुझसे। 0.4 मोलर कैसे हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, 0.55 के ऊपर है तो कुछ और लिख लेते हैं। चलो 0.5 है, इसको 8 कर लेते हैं। अब ठीक है भाई, अगर ऊपर है कंसंट्रेशन एक्सिस में तो ग्राफ नेचुरली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, इसको ठीक कर लिया। अब K इक्विलिब्रियम बताना है, तो K इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे भाई? K इक्विलिब्रियम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर ऑफ N डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A। और ये जो भी कंसंट्रेशन हमें लिखने हैं, ये दोनों ही कंसंट्रेशन लिखने हैं इक्विलिब्रियम पर। तो क्या हमें ग्राफ ये दोनों इंफॉर्मेशन दे रहा है? क्या हमें B का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर पता है? बिल्कुल पता है। B देखो 0 से स्टार्ट हुआ और इक्विलिब्रियम तक आते आते उसका कंसंट्रेशन 0.8 मोलर हो गया, तो पावर में N कर दिए। उसके बाद A जो है कहीं ऊपर से स्टार्ट हुआ लेकिन इक्विलिब्रियम तक आते आते 0.5 हो गया, तो 0.5 कर दिए। सो दिस इज द आंसर, हो गया आंसर। तो ये ग्राफ से एक आसान सा क्वेश्चन भी कर लिए। अब इसी के साथ ग्राफ का मामला समाप्त। ग्राफ से रिलेटेड कुछ भी इक्विलिब्रियम में आएगा, आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये ग्राफ सही है भी या नहीं, और नहीं तो क्या गड़बड़ है, सब कुछ समझ सकते हैं। एक बार लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करें। सो दिस इज ओवर।